नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉली मिंटो एक्ट भी कहा जाता है या मॉली मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ आप लोगों को पहले। आपके यहाँ पे 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, ओके। इसके बाद आपके 1907 में सूरत का स्प्लिट होता है। ये आपका सूरत में कांग्रेस का दो डिवीजन हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब छोटे छोटे इवेंट्स हैं जिनको हम लोग को देखना रहेगा, तो मैं आप लोग को एक शॉर्ट में बता दिया करूँगा। खैर, उसमें नहीं जाएंगे, वो आप लोग को क्रोनोलॉजी बताऊंगा अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या है, ठीक है। तो मॉर्ली मिंटो एक्ट जो है वो इसके एवज में आता है। एक्चुअली क्या होता है कि आपका काफ़ी समय हो चुका था। लास्ट एक्ट जो आया होता वो आपका 1891 में आया होता, ठीक है। 1892 1892 एक्चुअली रहता है, 1892 में आया रहता है। तो उसके बाद से ये देखा जाता है कि भाई काफ़ी समय बीत गया, ये लोग कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं हमारी। मतलब हमारी विपत को कोई सुन नहीं रहा, हमारे प्रॉब्लम कोई सुन नहीं रहा। हम लोग कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस में उस समय लोग लड़ रहे हैं कि हाँ, हमारी बातें सुनी जा रही है, हमारी बातें सुनी जा रही है। लेकिन एक्चुअली में कोई ग्राउंड पे कुछ काम हो ही नहीं रहा था। वही आपका जो 82 का 92 का जो एक्ट था वो वैसा वैसा इम्प्लीमेंटेड था, उसमें कुछ भी नया रिफॉर्म लाया ही नहीं जा रहा था। और सिचुएशन स्टिल वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। इनफैक्ट और भी बदतर ही दिन पर दिन होती चली जा रही थी, ओके। कांग्रेस पर डे लगी हुई थी कि भाई हमारा इशू है, हमारा ये है, पिटीशन दे रही है, प्रेयर्स कर रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज वगैरह लेके जा रही है। लेकिन कुछ भी काम हो नहीं रहा था ग्राउंड पे, कोई भी चेंजेस वगैरह देखे नहीं जा रहे थे, कुछ भी इम्प्रूवमेंट जैसा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मतलब पीपल वर गेटिंग रेस्टलेस। सब लोग ने कांग्रेस को मतलब एक होप की तरह देखा था, एंड इट वाज मेड आल्सो फॉर दिस थिंग कि जो भी इंडियंस के इश्यूज है वो हम लोग पॉलिटिकली इनको बताएंगे, समझाएंगे, और ये धीरे धीरे हमारे प्रति उदार दृष्टिकोण दिखाते हुए हम हमारे मतलब हमारे हित में सारे के सारे डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से इनका एजम्पशन था, जो कि मतलब पूरी तरीके से आपको पता ही है कि भाई गलत एजम्पशन था। बट फिर भी उस समय तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई हम लोग को आज़ादी कब मिलने वाली है, या आज़ादी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली। तो इन लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेयर पिटिशन पे लगे हुए थे। इसी बीच में एक आते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन आते हैं। उन्होंने क्या किया, 1905 के अंदर वो अनाउंस करते हैं बंगाल का पार्टीशन, ठीक है। बंगाल इन दैट टाइम यूज टू कंप्राइज ऑफ बांग्लादेश, बंगाल मतलब आपका जो वेस्ट बंगाल है वो, उड़ीसा का काफी बड़ा हिस्सा, आस, आसाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एंड लोअर रीजन्स ऑफ क्या बोलते हैं ये झारखंड का बहुत छोटा सा हिस्सा, ये सब आपका बंगाल के अधीन आता था, ठीक है। तो ये बंगाल जो प्रोविंस था वो एक्चुअली में बहुत बड़ा था। ये त्रिपुरा वगैरह भी उसी के अंदर आता था। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ा था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली अनस्टेबल था। ये सब मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। मेन एक्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा समय है, तो आप लोग को बैकग्राउंड पता रहेगा तो एक्ट क्यों आया, कैसे आया, वो समझ में आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही डिड्यूस कर लोगे, ओके। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने देखा कि भाई ये जो आपका जो बंगाल है ना, इतना बड़ा होने की वजह से हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली तो प्रॉब्लमेटिक होता ही जा रहा है। हम लोग इसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे। साथ साथ यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ह्यूज है। और तीसरी चीज़ ये थी कि यही एक गढ़ बनता जा रहा था। जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थे, इतने सारे यहाँ पे न्यूज़पेपर, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वगैरह इस रीजन से आना चाहिए। और भी रीजन से आ रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाकी जगह पे कुछ नहीं होता, सब नील बटे सन्नाटा था, ऐसा नहीं है। बंगाल वॉज गेटिंग मतलब एक बॉइलिंग पॉट होता चला जाता था। इनफैक्ट यहाँ के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फैलते चले जाते हैं। इस रीजन में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करना, यूपी बिहार के रीजन में एक्टिविटीज़ करना, ये सब बहुत ही प्रोमिनेंट होता चला जाता है। वही लोग देख रहे थे कि ये सारी की सारी चीज़ों का जो जड़ है वो आपका सिर्फ बंगाल है, ठीक है। तो इन दैट इज़ वाई लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि हम लोग इतने बड़े बंगाल को मतलब क्या करेंगे, बीच में से मतलब उसको बाइफर्केट कर देंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इनका मेन एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट ये था कि
ऐसा बंगाल बनाए जिसमें एक तरफ मुस्लिम डोमिनेशन हो, एक तरफ हिंदूज का डोमिनेशन हो, ठीक है। इस तरीके से इनका मतलब ऐसा हो जाएगा तो ये क्या करेंगे कि मतलब आपस में लड़ते रहेंगे हमेशा कि हम लोग फूट डालो और राज करो, वैसा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। इनको बताएंगे कि भाई हम आपके लिए अच्छा करें कि हम लोग ने आपको अलग राज्य दे दिया जिसमें आप हिंदू लोग सिर्फ बैठे पड़े हो, या फिर आप सिर्फ मुस्लिम लोग सिर्फ यहाँ पे रहते हो, तो आप लोग की एक सत्ता हो जाएगी। तो इन लोग हमारे फेवर में काम करेंगे, ठीक है, हमारे फेवर में काम करेंगे, ये इनका थॉट था। इसकी वजह से बंगाल के पार्टीशन का अनाउंसमेंट किया, लेकिन इसमें इसको मतलब सभी लोग समझ गए कि भाई ये भाई एक गलत रास्ते पे हम लोग को लेके जाया जा रहा है। हम मतलब ये इस तरीके से जाएंगे तो हम लोग सब अलग अलग हो जाएंगे, सब मतलब डिविजन्स होते चले जाएंगे हमारे अंदर। मुस्लिम हिंदू को नहीं देखा है, हिंदू मुस्लिम को नहीं देखा है, ऐसा सिख सिख को नहीं देखेंगे। इस तरीके से चीज़ें मतलब होते चली जाएंगी, जिसके जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे मतलब हम लोग हमारा जो रेवोल्यूशन चल रहा है वो एक्चुअली में बाधित होता चला जाएगा, और हम लोग आपस में ही लड़ते लड़ते रह जाएंगे, और राज करेगा कौन? इन लोग राज करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया, कि स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट करेंगे इन द सपोर्ट ऑफ बंगाल पार्टीशन के अनलमेंट के लिए। मतलब बंगाल पार्टीशन को अनल कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन बहुत ही सक्सेसफुल होता चला जाता। इनिशियली इसको सिर्फ और सिर्फ बंगाल के रीजन में ही सिर्फ चलाया गया था, क्योंकि ये मेन क्राइम एरिया था, मतलब जहाँ पे आपका ये क्राइम कराया जा रहा था, मतलब पार्टीशन ऑफ द बंगाल जो है एक तरीके से क्राइम ही है, तो उसको कराया जा रहा था। तो इसके लिए ये हुआ कि सिर्फ इसी रीजन में स्टार्ट किया जाएगा। तो कांग्रेस के टॉप मोस्ट जो लीडर्स थे वो इसके फेवर में आ गए कि हाँ हाँ भाई, ये तो बहुत ही मतलब अच्छा टाइम आ गया है कि हम मतलब सब लोग एक एक उद्देश्य के लिए, एक एम की तरफ हम लोग सब लोग साथ में होके लड़ने वाले, ठीक है। तो सब लोग अच्छा खासा परफॉर्म करना स्टार्ट किए, हर जगह पे रैलीज करना, हर जगह पे जाके स्वदेशी आंदोलन को लेके लोगों को जागरूक करना, सबको यूनाइट करने की कोशिश करना, वो सब चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में गवर्नमेंट जो रहती है वो अनाउंस करती है कि क्या बोलते हैं, उन लोग एक कमिटी बना रहे हैं जिसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे कुछ काउंसिल एक्ट में, जो आपका 1892 का जो एक्ट है उसके अंदर चेंजेस लाए जाएंगे, या फिर कुछ अच्छा बड़ा चेंजेस लाया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, ये इसके वजह से लोग घबरा जाते हैं। जो आपके मॉडरेट्स होते हैं, जो पैसिफायर ग्रुप होता है, कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप होता है, एक एक्सट्रीमिस्ट एक मॉडरेट। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक तो जवान खून आप समझ सकते हैं, एक तो बुजुर्गों का खून हो गया। तो बुजुर्ग लोग क्या चाहते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हो पीसफुली हो, आराम आराम से हो, क्योंकि उनके पास अब उनके पास वो चीज़ का पेशेंस डेवलप हो चुका है। लेकिन जो यूथ है उसका वो जो हम लोग रहते हैं ना, बहुत ही खून खोलता रहता है हर चीज़ के लिए कि भाई जो भी करना है फटाफट करो फटाफट करो। तो इसके लिए वो परेशान रहते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो कमिटी ने बना दी गई है इस एक्ट के ऊपर, तो अब इसका कोई ना कोई रिपोर्ट आएगा और कुछ अच्छा निकल के आएगा। तो इसको लेके जब सूरत में जब इन लोग ने मतलब अपना कॉन्फ्रेंस किया, जब उनका कॉन्फ्रेंस कराएगा, तो उसमें इन दोनों ग्रुप के अंदर बीच में लड़ाई लड़ाई वगैरह होगा, चप्पल जूते चलने लगे एक दूसरे के ऊपर। तो अल्टीमेटली सूरत का स्प्लिट हो गया और एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ के जेल में रख दिया गया, ठीक है। मतलब काफ़ी लोगों को पकड़ा दिया गया जेल में, और बाकी लोगों को मतलब अलग थलग कर दिया, कोई यहाँ से भाग गया, कोई अलग चला गया। इस तरीके से चीज़ें हो गई, और ये पूरा का पूरा जो कांग्रेस था वो डिवाइड हो गया बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है। खैर ये इसके बाद मॉडरेट्स लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अब तो हम लोग ने मतलब एक तरीके से जो झंझट वाली चीज़ थी, जिनके वजह से हम लोग मतलब एक नेगेटिव लाइट में देखे जा रहे थे एक्सट्रीमिस्ट लोग, उनको अब हम लोग ने हटा दिया कांग्रेस में से, तो अब हमारे फेवर में कुछ अच्छा अच्छा आ जाएगा। ये सोच रहे थे कि हम लोग को डोमिनियन स्टेटस तो एटलीस्ट मिल जाएगा, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस की मतलब आप लोग को अगर एग्जांपल बता दूं, तो अभी जो जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब जो राइट नाउ है, ये सब डोमिनियन स्टेटस के अधीन आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो किंग है या क्वीन है, इनके ऊपर मतलब कोई भी प्रेसिडेंट नहीं होगा। एक हेड ऑफ द जो कंट्री होगा वो प्रेसिडेंट होना चाहिए, या फिर कोई मतलब किंग वगैरह होना चाहिए। तो इनका खुद का किंग नहीं होगा, वो इंग्लैंड का जो भी राजा या रानी होंगे वो यहाँ के किंग हो जाएंगे, क्वीन हो जाएंगे। एंड इनके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टरशिप रहेगा, वो पूरा का पूरा काम हम देखेंगे, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होंगे वो किंग होंगे, जो कि इंग्लैंड के किंग होंगे, ठीक है। तो इसको कहा था डोमिनियन स्टेटस। तो दे वर एक्सपेक्टिंग, जो मॉडरेट्स थे वो चाह रहे थे कि भाई हम लोग को डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, सो दैट इंडिया कैन बिकम द कॉलोनियल डोमिनियन, या फिर कॉलोनियल सेल्फ रूल हमारे यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड है, ओके। अब
आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉर्ली मिंटो एक्ट जिसको कहा था, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी इसको कहा था, 1909। अब इसके बारे में देखते हैं कि इस इन सारे बैकग्राउंड के बेसिस पे जो ये आया रहता है तो इसका क्या क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या क्या क्लॉज थे, अच्छा हुआ क्या गलत हुआ, ये सब सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए होप करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया आपका बैकग्राउंड। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेन एरिया पे जो आपका प्राइम है। चलिए फर्स्ट, इसको मॉर्ली-मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके जो सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन स्टेट उस समय थे उनका नाम था लॉर्ड जॉन मॉर्ले, और मिंटो थे आपके वॉइसरॉय। ठीक है, तो लॉर्ड आपके जॉन मॉर्ले, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इस तरीके से इसको कहा जाता है, या अल्टरनेटिवली इसको कहा जाता है काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसका कुछ जो प्राइम चीजें हैं वो आप लोग को याद रखें। इसने फर्स्ट टाइम इलेक्शंस के मेथड के ऊपर काम किया। मैंने आप लोग को इससे पहले वाले में बताया था इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इसमें उसमें कराया जाता है आपके 1892 में। ठीक है, लेकिन जो अभी ये वाला है 1909, इसके अंदर इलेक्शन के मेथड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एक्चुअली में इलेक्शन होने वाला है, इसके अंदर लोग वाकई में जाके वोटिंग करने वाले। ओके, नेक्स्ट इसने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका स्कोप वाइड कर दिया। इसमें एक्चुअली में ऐसे ऐसे और एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। वायसराय को जो परव्यू में आता था वो सब कुछ भी इनके पास थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर दिया गया कि भाई अब लेजिस्लेटिव तरीके से काम किया जाएगा, वायसराय के परव्यू में नहीं रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसको लाया किसे गया था? टू प्लेकेट द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स, मैंने बता दिया ना आपको, इसके लिए इसको लाया गया था। एंड नेक्स्ट, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस, ये चाह रहे थे कि भाई इंडियंस लोग अब पार्टिसिपेशन ले गवर्नेंस के अंदर, दो अंडर अंडर ब्रिटिश लोग के ही नीचे रहे, लेकिन इंक्रीज होते चले जाए धीरे धीरे करके, वो पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाते चले जाए, और दे एक्सेप्ट अस एज देयर ओन, मतलब अपने यहाँ पे अपने मतलब साथ में रहने वाला समझ ले, और अपने आप हमारा हमको रूलर समझ ले और हमारा सपोर्ट करें इंडिया को एक्सप्लॉइट करने में अच्छी तरीके से। ओके, तो ये अमेंडमेंट करता है, ये सभी तो पता है। ठीक है, नेक्स्ट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो अभी तक बताया उसके अलावा एक और बैकग्राउंड है वो मैं बताता हूँ। अक्टूबर 1906 के अंदर एक मुस्लिम इलिट्स का ग्रुप जाता है जिसको सिमिलर डेपुटेशन कहा जाता है। इसके हेड थे आगा खान। ठीक है, ये जाके लॉर्ड मिंटो से जो आपके वॉइसरॉय थे उनसे जाके मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो क्या है ना कि हम लोग ने आपकी बहुत मदद की है। ठीक है, हम लोग ने आपके एम्पायर में इतना ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन किया है, स्पेशली इसके डिफेंस में, कि आपको हमको कुछ ना कुछ अच्छा देना चाहिए। ठीक है, आपको हमारी भी बात कुछ माननी चाहिए। और इन्होंने क्या मांगा? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने मांगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों को बता दूं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब ऐसा होगा कि जैसे आज होता है ऐसा कुछ नहीं। सपोज कीजिए कि कोई एक रीजन है जिसको डेजिग्नेट कर दिया गया कि ये यहाँ पे कोई भी जो चुन के आएगा वो मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, मुस्लिम होना चाहिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई से अगर जो मुस्लिम आने वाला है, इसको इलेक्शन में इलेक्ट जनरल पब्लिक नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पब्लिक ही करेगी। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर इस एरिया के अंदर 60% मुस्लिम्स रह रहे हैं और क्या बोलते हैं मतलब 60-40 कर लेते हैं। ठीक है, 60 लोग हैं मुस्लिम्स हैं और 40 लोग आपके हिंदू हैं, तो इस रीजन में सिर्फ 60 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। समझ में आ रहा है? मतलब इस इलेक्शन के अंदर चूंकि यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया कि इट हैज़ बीन अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इसको डिसाइड कर लिया गया कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही आने वाला है। तो इस मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम पब्लिक ही क्या बोलते हैं वोट करेगी। आपके जनरल पब्लिक को या फिर जो अदर पब्लिक्स है, अदर रिलीजन वाले हैं, वो आके इसको वोट नहीं करेंगे। इस तरीके से ये फर्स्ट क्लॉज किया गया। मतलब ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। होप करता हूँ सेपरेट इलेक्टोरेट आपको समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से चाह रहे थे कि भाई हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इससे थोड़े ही समय पहले मुस्लिम लीग करके एक पार्टी बनाई गई थी, नवाब सलीमुल्ला जो कि ढाका के नवाब थे। ठीक है, उनके द्वारा ये बनाई गई थी। तो उन्होंने मतलब वो चला रहे थे थोड़ा मतलब ऐसे ही कि हाँ मुस्लिम लोग को यूनाइट होना चाहिए, ऐसा ऐसा। लेकिन ये जितना भी मुस्लिम एलिट लोग का ग्रुप था आगा खां के नेतृत्व में, ये पूरा का पूरा टुक ओवर कर लेता है, मतलब मुस्लिम लीग के ऊपर एक तरीके से कब्जा मार लेता है। और सलीमुल्लाह कहाँ गए वो सब कोई पता ही नहीं चलता किसी को। और आगा खां के अधीन ये पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने लगता है एक नया पार्टी की तरह। ठीक है, हालांकि इस पार्टी का कोई ऐसा बेस तब तक नहीं रहता जब तक 1937 के आसपास तक कोई भी बेस खड़ा नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट
मुस्लिम लीग का मेन काम क्या था? लॉयल्टी टू एम्पायर को बताना, मतलब एम्पायर को आप लोग लॉयल रहो, और मतलब आप लोग ब्रिटिश लोग के लॉयल जितने रहोगे, ब्रिटिश लोग आपको रिवॉर्ड करते चले जाएंगे, आपको वेटेज दिया जाएगा ओवर द अदर रिलीजियस ग्रुप्स, जितने भी आपके रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके ऊपर आपको वेटेज दिया जाएगा, आपको ज़्यादा फेवरेबल माना जाएगा, आपके ऊपर वैल्यू ज़्यादा रखा जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मुस्लिम लीग का मतलब प्लान था कि इस तरीके से हम लोग करेंगे, ओके। नेक्स्ट एक और चीज ये सिखाती थी कि भाई जो कांग्रेस है वो घटिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपको नहीं जाना, ठीक है। वो चाहते थे कि जितने भी मुस्लिम पीपल हो, खासतौर से जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, वो कांग्रेस के अंदर ना जाए, ठीक है। कांग्रेस के अंदर जाने की वजह से वो वहाँ पे वो लिबरल एटीट्यूड्स एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स द नेशनल इश्यूज वगैरह सिखाते थे। तो वो सोचते थे कि भाई इसको अगर ये सब वहाँ चले जाएंगे और ये सब लिबरल एंड सेकुलर बातें करेंगे, तो इट इज डेंजरस फॉर पूरा का पूरा मुस्लिम कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के लिए बहुत ही मतलब डेंजरस हो सकता है। दैट इज वाई ये चाहते थे कि भाई कांग्रेस को हम लोग हमेशा अलग थलग माने, इसको अलग मतलब क्या कह सकते हैं कि अलग पार्टी है ये, ऐसी पार्टी है जिसका हम लोग हमारा और उनका विचारधारा जो है, आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंशिएटेड है, और वी कैन नॉट मतलब उनके आइडियोलॉजी से हम लोग वाकिफ नहीं रख सकते, या हम लोग उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चल सकते, ठीक है। दिस वाज व्हाट दे यूज्ड टू टीच इन द मुस्लिम लीग, ओके। नेक्स्ट, जॉन मॉले, वो आपके लिबरल सेक्रेटरी थे। आपके सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया वो क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया ये आपका 1858 में ये जो आपका विक्टोरिया डिक्लेरेशन था उसके थ्रू ये पद बनाया गया था। एक बार देख लीजिएगा कि ये 61 के थ्रू बनाया गया था कि 58 के, मुझे याद है 58, आप लोग इसको 61 है कि नहीं वो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं ही चेक करके बताता हूँ। यस, 1858 में सही था एज यूजुअल, ठीक है। तो 1858 में ही इसको बनाया गया था। खैर, इस पद का जैसे ये सेक्रेटरी शब्द क्या मतलब क्या होता है वो मैं हम लोग को बताते हुए हर एक चीज़ को बताऊंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे इंडिया में मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, मिनिस्टर फॉर क्या बोलते हैं जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स, ये सब जो चीज़ें होती है। तो ये जो मिनिस्टर शब्द है वहाँ पे मिनिस्टर शब्द यूज़ नहीं किया था, वहाँ पे सेक्रेटरी शब्द यूज़ किया था। इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मिनिस्टर फॉर द पावर, मिनिस्टर फॉर ये ऐसे शब्द यूज़ नहीं किया था, वहाँ पे यही रहता है सेक्रेटरी फॉर द होम अफेयर्स, सेक्रेटरी फॉर द डिफेंस, सेक्रेटरी फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स, इस तरीके से शब्द यूज करते हैं। तो सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया जो था उसका काम रहता था कि इंडिया से रिलेटेड जितने भी मतलब काम है वो सारा का सारा देखने का, मतलब एक तरीके से वो इंडिया का मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। हालांकि वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द रूलिंग पार्टी ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है। तो उस समय के आपके जॉन मॉले जो थे, मॉली मिंटो रिफॉर्म वाले, ये आपके सेक्रेटरी उस समय थे। और आपका जो मिंटो हैं वो आपके एक कंजर्वेटिव वॉइस रहे थे यहाँ पे। इनका जो मेन उद्देश्य था, तो मैंने आपको बताया कि भाई राइजिंग इन द बंगाल हो रहा था, उसको क्रैक डाउन करना था। इनका मेन यही था कि भाई जो आपकी बंगाल के अंदर राइजिंग्स की जा रही है उसके ऊपर हम लोग को किसी भी तरीके से क्रैकडाउन करके इसको खत्म करना है, सो दैट ब्रिटिश साम्राज्य की स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्टेबिलिटी है वो वैसी की वैसी बनी रहे, क्योंकि अब जब बंगाल जो है वो एक बॉइलिंग पॉइंट बनता चला जा रहा है, और ये ये सारे के सारे ग्रुप वाले मिलके हम लोग को आउट करना चाहते हैं, हम लोग को बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। दैट इज वाई इन लोग ने कोशिश ये रखी कि भाई हम लोग किसी भी तरीके से फूट डालो और राज करें इनके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा ये सोचते थे कि भाई जो आपके वेस्टर्न एजुकेटेड जो पॉपुलेशन अब हमारे यहाँ पे ग्रो हो रही है, आपके इंडिया के अंदर ग्रो हो रही है धीरे धीरे करके, उनको उनको किसी भी तरीके से हम लोग को अपने साथ बांध के रखना है, उनके अंदर हमारे प्रति एक लॉयल्टी पैदा करनी है। उनके उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये ब्रिटिश जो है वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है, इन लोग ही हम लोग को बचाने वाले आ गए। जैसे आज बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते हैं ना कि ब्रिटिश लोगों ने ऐसा कर दिया, ब्रिटिश लोगों ने वैसा कर दिया। तो ये उसी क्लास के लोगों को बनाना चाहते थे कि भाई लॉयल्टी उनके अंदर है हमारे प्रति, कि उन लोग कुछ भी हो जाए उन लोग ये सोचे कि भाई ब्रिटिश लोग, उन लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार है कि ब्रिटिश लोग मतलब हमारे लिए इशू नहीं है, हमारे प्रॉब्लम नहीं है, इन लोग ने ही हम लोग को बचाया है, इन लोग ने हम लोग को सिखाया पढ़ाया है जो भी किया, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ द एक्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे, ठीक है। सारे के सारे फीचर्स तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और जो प्राइमली यूपीएससी पूछ भी सकता है उन लोग को ही, या पूछा भी है उन लोग को ही हम लोग डिस्कस करें। तो क्या है,
लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके सेंट्रल और क्या बोलते हैं प्रोविंशियल लेवल दोनों पे भी उनका जो मतलब साइज है उसको इंक्रीज कर दिया है। तो ये इतना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, ये हर एक्ट में यही किया जाता है कि पुराना जो साइज रहेगा उससे थोड़ा बढ़ा देता है, उससे थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है। तो आपका जो 16 था उसको बढ़ा के आप 60 कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर तो भाई यूनिफॉर्मिटी कोई थी नहीं, कहीं पे 30 लोग बैठ रहे हैं तो कहीं पे 300 लोग बैठ रहे हैं, इस तरीके से था, ठीक है। नेक्स्ट ये कहा गया कि भाई आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में या आपका जो केंद्र का जो है मतलब वॉइसरॉय की जो काउंसिल है उसके अंदर ऑफिशियल मेजॉरिटी ही रहेगी, लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है। मतलब आपका समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि भाई आपके जो प्रोविंशियल से आपके बॉम्बे प्रोविंस है, आपका बंगाल प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस है, सॉरी दोस्तों, जो आपका बॉम्बे प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस है, बंगाल प्रोविंस है, या अदर बंगाल तो खैर गवर्नर जनरल का ऑफिस होता था तो वो तो नहीं प्रोविंस में आ जाएगा। आपका एनडब्ल्यूएफपी था, आपका पंजाब था, धीरे धीरे और बन रहे थे। तो ये जितने भी आपके प्रोविंसेस है उनके अंदर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है। मतलब ऐसे इंडियंस लोग जो मतलब नॉन ऑफिशियली उनको डेजिग्नेट दिया जाएगा, लेकिन उनकी मेजोरिटी हो सकती है। अरे मेजोरिटी तो मतलब नॉन ऑफिशियल है ना, तो उनकी मेजोरिटी कितनी भी हो जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने आपको बताया था नॉन ऑफिशियल मतलब उनका क्या अहदा था, कुछ भी नहीं, एडवाइजरी, वो बोल सकते हैं कभी कभार, तो मोस्टली तो उनको बोला भी नहीं दिया जाता कि बोल भी नहीं सकते आप। एंड अब जाके वहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट ही लगाते थे, चुपचाप बैठे रहते थे एक कोने में। इसका उन लोग को मतलब अलाउ कर दिया गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आपके नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रख सकती है, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहां पे ऑफिशियल मेजॉरिटी ही होने वाली है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाने वाला है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हम लोग का 1892 में था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकल बॉडीज इलेक्ट करेंगी इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट करेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, जो अल्टीमेटली सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन करने वाले हैं। ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो है ये इससे पहले नहीं था। इससे पहले जो होता था वो इस तरीके से नहीं काम करता था। और ये जो इलेक्ट होकर सेंट्रल लेजिस्लेचर में जा रहे हैं ये नॉन ऑफिशियल्स नहीं है, ये ऑफिशियल मेंबर्स है, ठीक है। पहले नॉन ऑफिशियल्स के लिए था इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफिशियल नहीं है, यहाँ पे ऑफिशियल मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट करके भेजा जा रहा है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो क्लॉज है ये वर्ल्ड में काफी सारी जगह पे अभी फॉलो किया था, हमारे यहाँ पे ये मतलब नहीं फॉलो किया था एक्सेप्ट फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए, बाकी और किसी के लिए हम लोग इसको फॉलो नहीं करते, ओके। नेक्स्ट डेलिब्रेटिव फंक्शंस जो थे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको एक्सपांड कर दिया कि भाई अब इंडियंस लोग को भी कुछ कुछ चीज़ें दे दी जानी चाहिए जो वो कर सके। जैसे उन लोग को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आस्क करने की इजाज़त दे दी गई। मैंने आपको बताया था कि भाई डिबेट के ऊपर बात करने के लिए इनको इजाज़त थी, लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछ सकते थे, सेकेंड क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन वो नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछने का अधिकार दे दिया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया, मैंने इसलिए किया, क्यों आपने ऐसा किया भाई, इस तरीके से नहीं उस तरीके से करना चाहिए था। ऐसे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के ऊपर फिर जवाब दिया तो वापस से फिर और क्वेश्चन, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन पारित करने का, किसी भी बजट के किसी भी क्लॉज के ऊपर रेजोल्यूशन पास करने का भी अधिकार इन लोग को दे दिया गया। हालांकि ये सब सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि जो ऑफिशियल्स होते थे जिनका एक्चुअल से होता था पूरे के पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, वो मोस्टली आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आते थे, ठीक है। तो हमेशा मेजोरिटी जो होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती थी, ओके। नेक्स्ट इसने फॉर द फर्स्ट टाइम इसने प्रोवाइड किया क्या कि एक कोई इंडियन जो होगा उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भेजा जाएगा वॉइसरॉय के या गवर्नर्स के। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इंडियंस तो बताया गया था कि वो आपके वॉइसरॉय के काउंसिल में होते थे। तो जैसे आप लोग का राजा दिनकर रॉय थे, आपके गायकवाड़ के जो साम्राज्य के थे वो, और क्या बोलते हैं पटियाला के राजा थे, आपके बनारस के राजा थे, इन सबको तो लिया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने अपने ग्रुप में रखा हुआ था। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि फर्स्ट टाइम कैसे हो सकता है? तो उन लोग जो थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इन लोग को ऑफिशियल मेंबर एक आपका फोर्थ मेंबर बनाया गया इन द वॉइसरॉय जनरल काउंसिल के अंदर। वो एक क्या बोलते हैं इंडियन होने वाला था। इंडियन को मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा से मिला कि भाई आप वॉइसरॉय की काउंसिल के अंदर बैठ रहे हो और वहाँ पे आप अपने मतलब किसी एक पोर्टफोलियो के लिए काम करने वाला, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम याद होगा आप लोग को। तो इन फर्स्ट जो इसमें ऐड होने वाले थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया एज ए लॉ मेंबर, ठीक है।
नेक्स्ट, बाकी इतना कुछ खास नहीं है कि आपका 2 इंडियंस को आपके सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया के अफेयर्स में वहाँ उनके काउंसिल में नॉमिनेट किया जाएगा। तो नॉमिनेशन वगैरह तो वहाँ बहुत ज़्यादा घटता बढ़ता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है, ये इसने सेपरेट इलेक्टोरेट का क्लॉज डाल दिया। इस एक्ट ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब फूट डालो राजनीति जो थी, फूट डालो और राज करो वाली जो राजनीति थी, उसको इन लोग ने ऑफिशियली लेजिस्लेटिवली एक क्या बोलते हैं सैंक्शन दे दिया कि सरकारी तौर पे अब इसको सैंक्शन मिल चुका है। अब ये एक सरकार के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम चलने लगा, ठीक है। तो इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को कहा जाने लगा कि भाई फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट है, मतलब ये कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर इनको कहा जा रहा है। इसी समय से लीगलाइज कर दिया गया कम्युनलिज्म को, ओके। नेक्स्ट मतलब इसी इनडायरेक्टली इसने लीगलाइज कर दिया आपके कम्युनलिज्म को, ओके। नेक्स्ट, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था किसको, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, ज़मींदार लोगों को, इन सबको दिया गया था। सो दैट हमेशा मतलब इन लोग को जो आपके मेंबर्स आ रहे हैं इलेक्ट होके जो आ रहे हैं, उन मेंबर्स के अलावा इनका भी वेटेज रहेगा, तो इन दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और ब्रिटिश लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन करते हैं इस रिफॉर्म का, इस रिफॉर्म का इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कोई भी आंसर नहीं दिया और ना ही इसके पास कोई आंसर था भी। वैसे भी इंडिया का जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम था उसके खिलाफ कोई भी इसके पास आंसर नहीं था। क्यों? क्योंकि जो हमारी बात थी कि भाई हम लोग को सेल्फ रूल चाहिए, हम लोग को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, वो तो दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं पे अंधेरे में बोल रहे हैं और किसी को सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। और मॉर्ले ने अपने एक बयान में बोलते हैं, जो लॉर्ड मॉर्ले हैं वो अपने एक बयान में बोलते हैं कि भाई कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट जैसी चीज तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जो डोमिनियन स्टेटस है वो तो मैं सोच भी नहीं सकता इंडियंस को देने के लिए। इंडियंस इतने मतलब अभी अनसिविलाइज्ड है या अन सुटेबल है इस क्या बोलते हैं इस सिस्टम के लिए, कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर डोमिनियन स्टेटस के लिए अनसुटेबल है। इनको अभी कुछ पता ही नहीं है कि भाई कैसे काम करना चाहिए, क्या इन लोग को मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो इन लोगों ने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है। इस तरीके से इन लोग को मतलब बताया जाने लगा। नेक्स्ट, इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ने इस जो आपके नेशनलिस्ट थे उनके अंदर एक डिवीजन पैदा किया। मैंने आपको बताया कि भाई सूरत स्प्लिट जो हुआ था, तो उसके बाद ये एक्ट आया, तो इसने बहुत कुछ फुलफिल नहीं किया। इसमें क्या हुआ, बल्कि जो मॉडरेट्स लोग सोच रहे थे कि भाई हम लोग को कुछ अच्छा मिल जाएगा, हम लोग ने इनके फेवर में इतना अच्छा काम किया, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को अपने पूरे गैंग में से बाहर निकाल दिया, अब हम लोग ही सिर्फ बचे हैं तो हम लोग को कुछ अच्छा देना चाहिए इनको। बट अल्टीमेटली इन लोग का सबका पोपट हो गया। और इनफैक्ट मॉडरेट्स लोग खुद ही परेशान हो गए कि हम लोग इनको बोल रहे थे कि भाई मतलब हम लोग अपनी जनता को समझा रहे थे कि हाँ अब सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। अब उन लोग ने कुछ मतलब कमिटी बनाई है, 1892 का जो एक्ट है उसके ऊपर कुछ रिफॉर्म्स किया जा रहा है। रिफॉर्म्स जो आएंगे उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी। तो यहाँ पे तो भाई जनता के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इन लोग ने कि भाई रिफॉर्म के नाम पे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, तंबूरा मिला। और ऊपर से दे दिया इन लोग ने कम्युनल इलेक्टोरेट या फिर आपका मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो ये एक और फूट डालो की जो इनकी राजनीति थी उसको और इन्होंने एक्सपांड किया, ना कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया या कुछ अच्छा करने की तो नहीं की, ठीक है। तो इसके वजह से मॉडरेट्स लोग और भी मतलब छुपे छुपे रहने लगे, भाई अब तो कहीं पे बाहर निकलना मुश्किल हो गया, वैसा वाला स्थिति हो गई इन लोग की, ओके। नेक्स्ट, इसके वजह से इंडियंस जो कॉमन पीपल था उनके अंदर यूनिटी क्या बोलते हैं बल्कि बढ़ने लगी। मतलब अगेंस्ट में बता रहा हूँ कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो चल रही थी उनको और बूस्ट मिल गया कि भाई यार क्या मतलब इन लोगों ने बोला कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मिलेगा, ये वो मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके क्या बोलते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाती, ओके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का जो एम था कि मॉडरेट्स और मुस्लिम्स को हम लोग नेशनलिस्ट लोगों के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं, उसमें इन लोग ने थोड़ा सा मतलब एक समर्थन पा लिया। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स लोग ने इन लोग को नेशनलिस्ट फोर्सेस या एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो थे उन लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया कांग्रेस से, एंड मुस्लिम लीग को बना के उनको पनाह दे के उनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे के इन लोग ने ये कंफर्म कर दिया कि भाई अब अगर मुस्लिम्स को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट किसी भी तरीके से मना कर दिया जाए और वो रेजोल्यूशन अगर अपोजिशन मतलब किसी पार्टी से आती है, ऐसे पार्टी से जिसमें हिंदू डोमिनेंस है, तो इनको क्या लगेगा, मुस्लिम्स को क्या लगेगा कि भाई ये मेरे अगेंस्ट में करना चाह रहे हैं, ये सब हमारे अगेंस्ट में ही बैठे हुए हैं, ठीक है।
यू कैन वेरी वेल रिलेट ऑल दिस थिंग्स। आप लोग को पता ही होगा कि भाई जब तक मतलब एक ग्रुप को फेवर किया जा रहा था तो उस ग्रुप को बहुत अच्छा लगा था, जैसे उस ग्रुप को थोड़ा सा एक्चुअली सही भी अगर किया जाए उसके लिए तो उसको लगा कि भाई ये मतलब बुरा कर रहे हैं मेरे ख्याल ये सिर्फ और सिर्फ मतलब एक मुस्लिम नहीं है यहाँ पे, सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ग्रुप को दिया था, दैट इज वाई इनका एग्जाम्पल लिया जा रहा है। ऐसे किसी को ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट, ऑफिशियल्स की जो बात की जाए, अरे जो ऑफिशियल्स थे, जो मुस्लिम के लीडर्स थे, जो एक्चुअली में जा जाके लड़ रहे थे, मतलब ढाका में गए, ढाका बोला हूँ, आपके शिमला कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ पे गए, ये सब मतलब मोंटी बोलो मिंटो जो थे उनके पास जाके अपने रिजोल्यूशंस वगैरह बताए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताए और सेपरेट इलेक्टोरेट जीत के आ गए। उन लोग का एक्चुअली में मतलब मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं था कि हाँ मुस्लिम्स का हम लोग को उत्थान करना है, एक्चुअली उन लोग को दिख रहा था कि भाई मुस्लिम एलिट जो है वो मात खा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आगे बढ़ चली जा रही थी और उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन जैसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मुस्लिम एलिट ग्रुप था वो चाह रहा था कि भाई जो हम लोग कुछ ऐसा करें कि मुस्लिम लोग को अलग से फेवर किया जाए, इनडायरेक्टली उनको फेवर चाहिए था। इनफैक्ट आप लोग देखेंगे कि आगे 1937 तक मुस्लिम लोग, जो कॉमन मुस्लिम पब्लिक रहती है, वो मुस्लिम लीग के बारे में मतलब कुछ जानती ही नहीं। जब भी वोटिंग में जब भी इलेक्शंस में खड़े होंगे दो पार्टी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो हमेशा कांग्रेस को वोटिंग ज़्यादा दी जाएगी। इवन इन द आपके जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट के जहाँ पे क्लॉजेस दिए गए थे उन जगह पे भी मुस्लिम डोमिनेशन कम देखा जाता है, मुस्लिम लीग की डोमिनेशन कम देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट, ये जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको कांग्रेस मानती थी कि भाई ये अनडेमोक्रेटिक है, इस तरीके से मतलब करने से हिंदू मुस्लिम की जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसके अंदर थोड़ा सा एक गड़बड़ आ सकती है कि हम लोग शेयर तरीके से नहीं रह सकते, हम लोग एक तरीके से नहीं रह सकते। अल्टीमेटली यही होता है कि भाई भारत का पार्टीशन हो जाता है, दो अलग अलग देश बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये सिस्टम ऑफ द इलेक्शन जो था वो भी इनडायरेक्ट दिया गया था। मैंने आप लोगों को जैसे पता कि भाई इसमें भले इलेक्शन का क्लॉज दिया गया लेकिन ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्लॉज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भले इसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई कि थोड़ा पार्लियामेंट जैसा बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया आपके सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, लेकिन इनको कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनको कोई बड़ी पावर, ये सब ऐसा कुछ भी दिया गया नहीं था। जितना भी पावर्स था वो किसके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड था, वाइसरॉय के पास कॉन्सेंट्रेटेड था। उसके बाद वीटो पावर भी पड़ा हुआ था, तो वो जब भी चाहते थे तो अपना मतलब बुरी तरीके से यूज़ करते थे, कितना भी आप लोग पास कर लो, बड़े बड़े रेजोल्यूशन वगैरह बना लो, लेकिन वॉइसरॉय क्या करता था, तुरंत उसके ऊपर वीटो लगाता था और भाई आप लोग जाओ अपने अपना अपना काम करो, अब ये आगे पास नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव ये था कि कुछ लीडर जैसे कि गोखले जी थे, आपके बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट रीजनल लीडर्स भी थे, उन लोग क्या करते थे, इस अपॉर्चुनिटी का एक अच्छा यूटिलाइजेशन करते थे और गवर्नमेंट को उसको दिखाते थे कि भाई आप जो कर रहे हो आपकी कितनी गलतियां, आप कितने मतलब गलत तरीके से कर रहे हो, या आपके अंदर ये प्रॉब्लमेटिक चल रही है, ये खराब चीज़ें चल रही है, आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, वैसे ठीक कर सकते हो, आपका जो पैसा यहाँ जा रहा है उसका आप उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। ये सब चीज़ें को पॉइंट आउट करने के लिए आपके यहाँ पे कुछ लीडर्स थे जो अच्छे पढ़े लिखे थे, समझदार थे, और मतलब उन लोग ने इसका उपयोग भी किया। हालांकि लेकिन ये वन साइडेड ही रहा, क्योंकि ये मोस्टली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही रह जाते थे और इन लोग के मतलब अटैक्स वगैरह का सिर्फ और सिर्फ उस काउंसिल के अंदर ही सिर्फ चीज़ें रह जाती थी, मोस्टली बाहर आने नहीं दिया जाता था, और बाहर अगर आ भी जाती थी तो पब्लिक इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाती थी। ओके, नेक्स्ट, गवर्नर जनरल जो मैंने आप लोग बताया भाई इसके पास अभी तक वीटो पावर वैसा का वैसा ही रखा गया था, इसके अंदर कोई भी मतलब चेंजेस नहीं लाया गया। मतलब पार्लियामेंट बना तो दिया, लेकिन पार्लियामेंट कोई भी एक्ट वगैरह दे दे, लेकिन अगर गवर्नर जनरल को लगता है कि ये घटिया है तो पूरे के पूरे पार्लियामेंट का मतलब 200-400 लोग कितने भी लोगों ने मिल के बनाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति वीटो लगा देगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली में ये एक सिर्फ शैडो था, बजाय किसी सब्सटैंशियल कोई चीज़ देने के इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक छलावा दिया, मतलब झलक दिया और कुछ नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट, लेकिन ये एक्ट किसी वजह से इंपॉर्टेंट भी है। क्या? फर्स्ट, इसने इलेक्शन ऑफ द इंडियंस टू द वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कही फर्स्ट टाइम। ठीक है, मैंने बताया कि भाई भारत के अंदर इतने सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उसके अंदर इलेक्शंस की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन भले हो रहा है, और जो आपका ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन कराया जाता है वो तो डायरेक्ट ही हो रहा है, कि जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो इलेक्शन आ रहे हैं वो सब आपके डायरेक्ट इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी करके दिया गया है, तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन का क्लॉज इसके अंदर डाला गया। ओके, नेक्स्ट, इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम
कि ग्राउंड वर्क का एक मतलब जमीन बना दी इसने, क्योंकि अब इलेक्शंस हो रहे हैं ना, इलेक्शंस हो रहा है तो फिर इलेक्शंस कहाँ होंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम में होंगे। इलेक्शंस पार्लियामेंट्री सिस्टम में हो रहा है तो फिर इसने क्या किया कि ग्राउंड वर्क बना दिया पार्लियामेंट्री सिस्टम का, जो आगे चल के धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो इलेक्टिव प्रिंसिपल है, आपका मतलब इलेक्टिव प्रिंसिपल मतलब इलेक्शन के थ्रू ही आगे चल के जो सीट्स हैं उनको भरे जाएगा। इसको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को भरने का जो प्राइम बेसिस है यही आगे भी चला जाएगा। मतलब इसका समझ में आ रहा है, मतलब अब इलेक्शन के थ्रू ही भरा जाएगा, नॉमिनेशन को हम लोग कम करते चले जाएंगे। पहले ये होता था कि भाई ये 8 सीट है तो इसमें से 6 सीट पे नॉमिनेट कर दिया गया, एक पे इनडायरेक्ट इलेक्शन कर दिया, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो किया गया वो क्या होता था, मोस्टली नॉन ऑफिशियल मेंबर होता था। लेकिन यहाँ पे अब इलेक्टिव प्रिंसिपल भी ऐड किया जा रहा है और आपका क्या बोलता है, इसी को आगे चला के बेस भी करा जाएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स को कम करा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंडियंस को एक नया एवेन्यू मिल गया अपने ग्रीवियंसेस को बताने का। मैंने बताया कि भाई जैसे गोखले जी थे, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म वगैरह करते थे, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ऐसे जो आज की तरह नहीं कि भाई आपने इसका नाम ये क्यों रख दिया। मतलब अभी रिसेंटली बहुत बड़ा इशू हुआ था, क्या छोड़िए उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो बोलेंगे कि भाई क्या कहाँ से कहाँ चले जाते हैं सर। तो उस समय एकदम इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म करते थे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते थे और इससे क्या होता था, इंडियंस लोग को एक बूस्ट मिलता था कि यस वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस ब्रिटिश एम्पायर, या ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ के हमारे लीडर्स लोग उन लोग के खिलाफ मतलब उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनको उनकी गलतियां दिखा रहे हैं और हमारे हित की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन लोग के लिए एक अच्छी चीज हो रही थी जिससे कि इंडियन लोगों का मॉरल वगैरह इंक्रीज हो रहा था। ओके, नेक्स्ट लास्टली आपका जो इनका जो ये काम था कि आपके मॉडरेट्स लोग जो हैं उन लोग को प्लेकेट करना है और मुस्लिम्स को जो अपीज करने की जो क्या बोलते हैं इनकी थियरी थी, और क्या बोलते हैं इन लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे के वो थियरी को फुलफिल भी कर दिया। इसकी वजह से बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म का जन्म होता है। बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं निरंकुश तानाशाही। मतलब ये क्या होता है कि भाई आप अब पावर्स तो क्या सारे के सारे आपके मिले हुए उनके पास, किसके पास, गवर्नर जनरल के पास, वायसराय के पास, लेकिन नीचे पे दिखा रहे हो कि हाँ हम आपको भी बहुत सारे पावर्स दे रहे हैं, डिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑटोनॉमी दे दी गई है, आप अपने यहाँ पे कैसे भी रख सकते हो, क्या भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें दे दी गई। लेकिन ये सब चीज़ें एक्चुअली में हो रही थी क्या, नहीं, एक्चुअली में कुछ भी नहीं था। सारा का सारा पावर किसके पास कॉन्सेंट्रेटेड था, वो सारा का सारा था आपके वॉइस रॉय के पास, और जब भी चाहता भाई वीटो लगाता और काम खत्म हो जाता। ठीक है, तो एक्चुअली में देखा गया तो इसने कोई भी मतलब ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया नहीं है, सिर्फ फेक पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया गया। दैट इज वाई मैंने कहा ना कि शैडो सिस्टम मिला है, ना कि कोई सब्सटैंशियल सिस्टम मिला है। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से कल, तब तक ऐसे पढ़ते, थैंक यू, बाय।